Welcome viewers, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit, structure of atom from 11th class, and today our topic is Rutherford scattering experiment. In the last video we done the Thomson model of an atom. In 1909, Rutherford and his students performed the experiment, means a series of experiment, जिनको नाम क्या दिया गया, Rutherford's scattering experiments. और उन experiments के दौरान उन्होंने क्या करवाया, बम्बार्ड करवाया ए टारगेट ऑफ द एटम बाय द सब एटॉमिक प्रोजेक्टाइल. और जो वो प्रोजेक्टाइल था उसका नाम क्या रखा गया, अल्फा पार्टिकल्स. और ये अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से ऑब्टेन किए गए, फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. लाइक मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं उनमें से कौन कौन से पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा. तो वहां से सिर्फ सब एटॉमिक प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में उन्होंने किसको यूज किया, अल्फा पार्टिकल को. इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, एक इस तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लिया जिसको किसके अंदर ब्लॉक किया गया, इन द बॉक्स ऑफ द लेड. और यहाँ से एक स्लिट को लगाया गया और उस स्लिट में से इस तरह से हमने उसको एडजस्ट किया कि सिर्फ अल्फा पार्टिकल ही कहाँ पर जाकर बम्बार्ड करेंगे, ऑन द थिन पीस ऑफ द मेटल लाइक गोल्ड और एनी अदर हैवी मेटल. इस एक्सपेरिमेंट के दौरान रदरफोर्ड और उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, लेड ब्लॉक लिया और उसके अंदर किसको प्रिजर्व करके रखा, रेडियम रेडियो एक्टिव पार्टिकल को. और यहाँ पर एक लेड की स्लिट इस तरह से अरेंज करवाई कि यहाँ से सिर्फ किसको इमिट आउट किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को. अब जो वो अल्फा पार्टिकल्स थे वो जाकर कहाँ पर स्ट्राइक किए, इस तरह से एक थिन गोल्ड फॉइल पर. यहाँ पर किसको रखा गया, थिन गोल्ड फॉइल. जैसा कि अभी बताया कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या करवाया गया था, बम्बार्डेड करवाया गया था टारगेट ऑफ एटम्स, मीन्स थिन गोल्ड फॉइल है तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गोल्ड के एटम्स. और यहाँ पर किस चीज को रखा गया, एक पतली सी शीट रखी गई, किसकी, जिंक सल्फाइड की. जिंक सल्फाइड का आपको करेक्टरिस्टिक पता है कि इट प्रोड्यूसेस द फ्लोरिसेंस. मींस जो जिंक सल्फाइड है वो एक कैसा सब्सटेंस है, फ्लोरिसेंट सब्सटेंस. जब भी कोई रेडिएशन आकर यहाँ पर इसके सरफेस पर स्ट्राइक करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सेंटिलेशन. सेंटिलेशन मीन्स फ्लैशेज ऑफ लाइट. अगर इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊं तो इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, ए पीस ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसको हमने किसके अंदर प्लेस किया, लेड ब्लॉक के अंदर. दिस ब्लॉक इज कंस्ट्रक्टेड with a slit in such a manner that only the alpha particles are move outside that block. Only alpha particles, beta और gamma particles को allow नहीं किया. When these alpha particles are moved from this lead slit, then it strike on the थिन गोल्ड फॉइल और जिसकी थिकनेस नियर अबाउट कितनी है, 100 नैनोमीटर. यहाँ पर गोल्ड को प्रेफर करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम मैलिएबिलिटी होती है, जिसको जितना चाहो आप पतली शीट्स के अंदर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट. अब अल्फा पार्टिकल आकर किसके पास टकराएंगे, किसके ऊपर आकर स्ट्राइक करेंगे, ऑन द थिन गोल्ड फॉइल. और जैसे ही यहाँ टकराएंगे वो क्या कर जाएंगे, दे मस्ट बी डिफ्लेक्टेड. और आफ्टर डिफ्लेक्शन वो जाकर कहाँ पर टकराएंगे, इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर. तो हम इस डिफ्लेक्शन को डिफरेंट फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे इस तरह से रेडिएशंस, सम जो पार्टिकल्स हैं या अल्फा पार्टिकल्स हैं इस तरह से डिफ्लेक्ट कर देंगे. सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड लाइक दिस. एंड व्हेन द अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक ऑन दैट जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, जहां जाकर वो स्ट्राइक करेंगे, दे प्रोड्यूस द फ्लैशेज ऑफ लाइट, जिसका नाम क्या रखा गया, दैट इज नोन एज द सेंटिलेशन. अगर इन अल्फा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन को ध्यान से देखा जाए तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम इस तरह की ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे गए, दे आर पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. मीन्स 99% तक जो पार्टिकल थे, या हम कह सकते हैं 99.9% तक जो पार्टिकल्स थे, दे आर गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. सेकेंडली, आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे दैट गॉट द डिफ्लेक्शन थ्रू द स्मॉल एंगल, जैसे यहाँ. और कुछ ऐसे थे जिनको डिफ्लेक्शन कैसे मिली, लार्जर एंगल से. और कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिन्होंने क्या किया, अपने पाथ को रिट्रेस किया, जहां से आ रहे हैं वो
वापस उसी रास्ते से बाउंस्ड बैक हो गई। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देन दीज आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अगर इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम थॉमसन मॉडल को जज करें, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल हमारे पास क्या था कि जो एटम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था, यूनिफॉर्म। द पॉजिटिवली चार्ज, हमने उसमें क्या कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू द स्फीयर। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो भी कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती हैं। तो उनको भी क्या मिलनी चाहिए थी, एक जैसे डिफ्लेक्शन मिलनी चाहिए थी। या तो सारे के सारे बिल्कुल सीधे चले जाते, या सारे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते, या लार्जर से। लेकिन ये अलग अलग डिफ्लेक्शन हमको क्या शो करती है कि जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है एटम के अंदर वो यूनिफॉर्म नहीं है। और यही हमें प्रूव करता है कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है वो करेक्ट नहीं था, और वो इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए थॉमसन मॉडल को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। अब जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस आई, उसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले। सबसे पहला हमने उसमें ऑब्जर्वेशन क्या की कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड थे, वो किसकी वजह से थे, एम्प्टी स्पेस की वजह से। मींस जो लार्जर एटम के अंदर स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी। इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको कोई भी फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस और अट्रैक्शंस वहां पर नहीं मिली, एंड दे आर मूव स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे अल्फा जो किससे डिफ्लेक्ट हुए थे, स्मॉल एंगल से। और थर्ड में हमने कहा कि कुछ कैसे डिफ्लेक्ट हुए थे, लार्जर एंगल से। हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसा होता है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिस पर कैसा होता है +2 चार्ज, और जिसका मास कितना होता है 4u। तो अल्फा पार्टिकल तभी डिफ्लेक्शन शो करेंगे जब उनके सामने क्या आ जाए, कोई दूसरा हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ड्यू टू द फोर्सेज ऑफ रिपल्शंस अल्फा पार्टिकल वहां से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज अ हैवी पॉजिटिव चार्ज्ड मास प्रेजेंट इन एन एटम। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल उस हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास के साथ स्ट्राइक करता है तो उसको रिपल्शंस मिलती है, और वो क्या हो जाता है, इट मस्ट बी सफर्ड बाय द डिफ्लेक्शन आइदर थ्रू द लार्जर एंगल और थ्रू द स्मॉलर एंगल। और एग्जैक्टली अगर वो उस मास पर पड़ता है जाकर तो वो क्या हो जाता है, बाउंस्ड बैक। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो वो हैवी पॉजिटिव मास है वो एटम के अंदर बहुत छोटे से स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जिनको क्या मिली थी, लार्जर डिफ्लेक्शन। अब जो वो हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास एटम के अंदर है उसको कैसा कंसीडर किया गया कि वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है एटम के अंदर, एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। उसको नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से ही अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्शन मिलती है, या तो लार्जर एंगल से या फिर स्मॉलर एंगल से। और जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट कॉलिजन में आ जाते हैं किसके साथ, हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास मींस न्यूक्लियस के ऊपर, तो उनको क्या मिलती है, बाउंसिंग बैक। अब ये जितनी भी हमने डिफ्लेक्शंस की बात की इनको हम डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमें क्या शो कर रहा है डायग्राम आपको, डिफ्लेक्शंस को। ये यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किए स्फेरिकल फॉर्म में, ये हमारे पास क्या है, एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉयल। बीच में जो ये डॉट इंडिकेट की है ये आपको क्या इंडिकेट करती है, न्यूक्लियस को, यानी कि हैवी पॉजिटिव सेंटर को। अब इसमें भी आपके पास जो ये सीधी स्ट्रेट आ रही है इनको हमने ए से डिनोट किया, मीन्स दीज आर गोज अनडिफ्लेक्टेड। मीन्स यहां से आपके पास ये क्या आ रही है, बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ए जो इस तरह से जा रही है ये बी, और जो यहाँ ग्रीन से दिखाई वो हमने किससे डिनोट की, सी से। ए वो अल्फा पार्टिकल्स हैं विच आर गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बी आपके पास वो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो किससे सफर हो रही हैं, थ्रू द स्मॉल डिफ्लेक्शन। और सी वो है जो कहां पर जा रही है, थ्रू द लार्जर डिफ्लेक्शन। अब रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की और जो उसकी एक्सप्लेनेशन की उसके बेसिस पर उन्होंने अपना क्या दिया, मॉडल ऑफ एन एटम। और मॉडल ऑफ एन एटम में उसने क्या एक्सप्लेन किया कि द एटम इज कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट।
फर्स्ट उसका पार्ट कौन सा होगा, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर पार्ट, और सेकंड पार्ट वहां पर क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियर पार्ट है या न्यूक्लियस है उसको उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, वो एक छोटा सा एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एटम के सेंटर में, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस। और क्या कहा कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा न्यूक्लियस वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, किसके कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा, जो न्यूक्लियस है वो सराउंड किया जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन से, और जो क्या बनाएंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे किसके अराउंड, दिस इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस। और कैसे रिवॉल्व करेंगे, सर्कुलर पाथ के अंदर, और उन सर्कुलर पाथ का उन्होंने नाम क्या रखा, ऑर्बिट्स। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि जो आपके पास न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ उन्होंने अपना पॉइंट क्या रखा मॉडल का, कि जो मैक्सिमम स्पेस है किसी भी एटम के अंदर, मींस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, वो कैसा है, एम्प्टी। और उसी एम्प्टी स्पेस की वजह से जो मैक्सिमम अल्फा रेडिएशंस हैं या अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे जा रहे थे, दे आर गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। These are the main features of the Rutherford model of an atom। और जो पहले दो आपके पास पोस्टुलेट्स आए इसके या फीचर्स आए कि एटम कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और सेकंड क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसके बेसिस पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को रिजेम्बलेंस किसके साथ दी गई, सोलर सिस्टम के साथ, कि जो यहाँ पर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में सन है, तो वहां पर सेंटर में हमने किसको कंसीडर किया, न्यूक्लियस को। और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको किसका रोल प्ले दिया गया, प्लैनेट्स का। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ द सन एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन प्ले द रोल ऑफ प्लैनेट। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस हैं, और उन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए नया मॉडल ऑफ एटम आया जिसका नाम क्या आया, दैट इज द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड से बोहर तक जाने के लिए बहुत सारी बीच में डेवलपमेंट्स हुई, जैसे ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।